नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं शशांक त्रिपाठी आपके सामने हाजिर हूँ आज एक नया चैप्टर लेकर के। हालांकि ये कोई नया चैप्टर नहीं है। इसमें हम आपको बताएंगे कि संविधान के कितने भाग हैं और संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं। इसके साथ ही आपको ये कैसे आप आसानी से किस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि एक बार आपने याद कर लिया और फिर आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, तो वो ट्रिक भी आपको बताएंगे। तो उसके लिए आप वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम संविधान के भाग और संविधान की अनुसूचियां। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय में हमारे संविधान के अंदर 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। परंतु वर्तमान में हमारे संविधान के अंदर 25 भाग हो गए हैं और उसमें 4 अनुसूचियां और जुड़ गई। इसका मतलब 8 से अनुसूचियों की संख्या हो गई 12। तो उसी के बारे में हमें देखना है। और सबसे पहले तो हमारे पास जो हमारे संविधान का पहला भाग आता है उसको हम कहते हैं संघ और राज्य क्षेत्र, और यह आपका अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में आता है। अब भाई जब भी कोई राज्य बनता है, जब हमने आपको राज्य बताया था तो हमने बताया था कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व थे और 4 आवश्यक तत्वों में क्या था कि भाई उसका एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। फिर दूसरा हमने बताया था कि उसमें कुछ जनसंख्या होनी चाहिए। तो वो जो आवश्यक तत्वों में जो प्रथम 2 महत्वपूर्ण थे वो था आपका निश्चित भूभाग, और उस हिसाब से जब हम क्रमबद्ध तरीके में चलेंगे तो उसी क्रमबद्ध तरीके में हम देखेंगे कि भाग 1 में आपका संघ और राज्य क्षेत्र दिए गए हैं जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक हमारे संविधान के अंदर उसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। फिर हम दूसरा देखते हैं कि भाई वहां पे कोई एक राज्य निश्चित भूभाग निर्धारित कर दिया गया, तो वहां की जो जनसंख्या होगी उस जनसंख्या को, वहां रहने वाले लोगों को वहां का नागरिक बोला जाएगा। तो वहां के नागरिकों के लिए क्या उपबंध होंगे इसके बारे में संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। और ये नागरिकता का जो उल्लेख किया गया है ये अनुच्छेद 5 से 11 तक है, जिसमें से कुछ अनुच्छेद आपको ये बताते हैं कि आपको नागरिकता कैसे प्राप्त होगी और कुछ अनुच्छेद ये बताते हैं कि नागरिकता खत्म कैसे होगी किसी की, या फिर नागरिकता पर जो अधिकार दिया गया है कि नागरिकता संबंधित कोई भी कानून बनाना हो तो वो अधिकार किसको दिया गया है, इसके बारे में भी बताया गया है। फिर हम तीसरा भाग देखते हैं कि भाई अब नागरिक तो बन गए, नागरिक बन गए हैं तो उन नागरिकों का कुछ मौलिक अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बताएं आप लोग। हाँ, तो नागरिकों का जब मौलिक अधिकार होना चाहिए तो उसी क्रमबद्ध तरीके में हम देखेंगे कि जो भाग 3 है उस भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। हालांकि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय पे 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन हमने आपको बताया था कि 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा करके उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। और उन मौलिक अधिकारों का वर्णन कहां किया गया है? उन मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है आपका भाग 3 में। और अनुच्छेद 35 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक ये भाग 3 मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है, जिसमें आपके बहुत सारे मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। फिर हम देखते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और भाषाई और आपके जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनके लिए कुछ उपबंध दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो आप किस तरह से आप सरकार के खिलाफ या फिर जिसने भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया है उसके खिलाफ आप सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के आप रिट के माध्यम से अपने मौलिक अधिकारों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये 2 भाग 3 क्लियर होगा आप सबको। भाग 1 में राज्य यानी संघ और उसके राज्य क्षेत्र। फिर उसके बाद से हम भाग 2 में देखते हैं कि नागरिक का प्रावधान दिया है, नागरिकों के क्या विशेषाधिकार होने चाहिए। फिर उसके बाद से हम देखते हैं कि भाग 3 में कुछ मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक विस्तार पूर्वक वर्णन है।
फिर भाग 4 आता है आपका, वो आपका आता है नीति निर्देशक तत्व, कि जो राज्य होंगे वो अगर कोई भी कानून बना रहे हैं तो उस कानून में कौन से तत्वों का होना जरूरी है, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 के बीच में किया गया है। फिर भाग 4 में ही एक और पार्ट जोड़ा जाता है जिसको हम बोलते हैं भाग 4 ए, या फिर हम इसको कहेंगे भाग 4 क, हिंदी में क भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, और इसमें मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है, और इसके तहत एक अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया हमारे संविधान में। तो भाग 4 क्या बताता है आपका? भाग 4 मौलिक कर्तव्यों को बताएगा। फिर हम जब भाग 5 में आते हैं तो भाग 5 जो है वो संघ संबंधित प्रावधान है। उसमें उसमें संघ संबंधित यानी कि केंद्र सरकार में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो उसके भी कई सारे अध्याय वार उसका वर्णन किया गया। जैसे अध्याय 1 है, उसमें कार्यपालिकाएं बताई गई, और वो कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। अब इसमें कार्यपालिका में कौन कौन आ जाएगा आपका? कार्यपालिका में आपके आ जाएंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, इसके अलावा अटॉर्नी जनरल। तो ये सारी चीजें आपकी किसमें आ जाती हैं? कार्यपालिका में, भाग 5 के अध्याय 1 में। फिर हम देखते हैं भाग 5 के ही अध्याय 2 में जो वर्णन है वो किसका वर्णन है? वो संसद का वर्णन है, यानी हमारे पार्लियामेंट का वर्णन है। और उसमें क्या होगा? इसमें संसद में क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि हम जानते हैं लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, और इसमें और भी चीजों का वर्णन किया गया है। जब हम ये संसद का चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब फिर हम आपसे विस्तार रूप से इसको समझाएंगे कि लोकसभा किस तरह से कानून बना सकती है, क्या क्या चीजें हैं उसमें, उसमें क्या कौन से अधिकारी हो सकते हैं, क्या विशेषाधिकार दिए गए हैं। तो लोकसभा राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक किया गया। फिर हम तीसरा अध्याय देखते हैं। तीसरे अध्याय में क्या है कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, यानी कि राष्ट्रपति के पास कानून बनाने की शक्ति दी गई है। कानून किस तरह से बनता है? तो हम जानते हैं ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति। हालांकि इसकी वैधता कितनी होती है? 6 महीने की, 6 मंथ्स। ठीक है, इस ऑर्डिनेंस को ही हिंदी में क्या बोला जाता है? अध्यादेश। अध्यादेश जारी करके इसका वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 123 में किया गया है। फिर इसी भाग 5 का ही आपका जो अध्याय 4 है उसमें संघ की न्यायपालिका, जिसमें क्या आता है आपका? सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय के क्या क्या अधिकार हैं, उन सारी चीजों का वर्णन किया गया है। किस प्रकार से उनकी नियुक्ति होगी, तो उसका वर्णन 124 से लेके 147 अनुच्छेद तक किया गया है। लास्ट में इस भाग 5 के ही अध्याय 5 को देखते हैं, जो आपका कहता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम कैग के नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में। इनका क्या कार्य है? ये वित्तीय समीक्षा करते हैं, सरकार ने कितना क्या खर्च किया। केंद्र के साथ साथ इनका कार्य राज्यों के भी वित्तीय खर्च का समीक्षा करना है। और कैग को एक चीज और बोली जाती है, किसका? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मित्र बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसमें आपको में ये सारी चीजें चर्चा की गई हैं। और भाग 5 आपका 52 से लेकर के 151 तक है, और इसमें आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आपकी दी गई हैं। ठीक है, तो भाग 5 क्लियर है आप लोग को। तो इसी प्रकार से हम भाग 6 की तरफ चलेंगे। भाग 5 में केंद्र सरकार था, तो केंद्र के बाद अब राज्य सरकार की चर्चा होगी। तो भाग 6 में राज्य सरकार है, और इसमें इसी तरह से 5। पहला अध्याय कार्यपालिका। इसमें कार्यपालिका में कौन कौन होगा भाई? उसमें हमने देखा था कि राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, उपराष्ट्रपति थे, और मंत्रिपरिषद था केंद्र सरकार में। तो राज्य सरकार
हो जाएगी तो मुख्यमंत्री की आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कह लीजिए, और इनका वर्णन किसमें किया गया है? एक। इसी प्रकार जो अध्याय 2 है, हमने जब केंद्र देखा था उसमें क्या क्या था? उसमें संसद था। यहां पे क्या है? यहां पे विधानमंडल है। संसद में हमने देखा था क्या था? संसद में हमने देखा था कि लोकसभा और राज्यसभा था। और यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे विधानसभा, विधानसभा और दूसरा आपका विधान परिषद, दूसरा विधान परिषद हो जाएगा। हालांकि ये विधानसभा तो सभी राज्यों में होगी, परंतु ये विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भारत में इस वक्त कितने राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक दिया गया है। फिर अध्याय 3 में राज्यपाल की विधायी शक्तियां हैं। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति की विधायी शक्ति थी, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, उसी प्रकार इसमें भाग 6 में आपके अध्याय 3 में राज्यपाल की विधायी शक्ति है। राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है और इसकी वैलिडिटी भी कितनी होगी? 6 महीने की, 6 मंथ्स। और उसमें आपका क्या था? राष्ट्रपति में 123 में था, इसमें 213 में है। हम देखते हैं अध्याय 4 में, वहां पे केंद्र के न्यायालय थे, यहां पे राज्य के उच्च न्यायालय होंगे, यानी हाई कोर्ट्स की बात की गई, हाई कोर्ट्स। ठीक, अब हाई कोर्ट्स के अंदर उनको क्या शक्तियां प्रदान है, वो कैसे केस ले सकते हैं, तो ये आपका 214 से 232 तक दिया गया है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, हाई कोर्ट कौन से अनुच्छेद के माध्यम से रिट जारी कर सकता है? तो 226 के माध्यम से रिट जारी करता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा रिट जारी करने की पावर रखता है। फिर अध्याय 5 में आपका दिया गया है अधीनस्थ न्यायालय, यानी कि जो उच्च न्यायालय है, उस उच्च न्यायालय के अधीन जो निचली अदालतें होंगी, जैसे कि आपका जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, या फिर और भी निचली अदालतें जो मजिस्ट्रेट कोर्ट्स होती हैं तहसीलों में, तो उनके बारे में भी पूरा विस्तार से किया गया है 233 से 237। ठीक है, भाग 1 से लेकर भाग 6 तक हो गया। फिर हम देखते हैं भाग 7। जो भाग 7 को निकाल दिया गया, यानी कि ये निरसित हो चुका है, निरसित हो चुका है। कब निरसित हुआ है भाई? तो इसमें अनुच्छेद 229 था। ये निरसित निरसित कब हुआ है? ये निरसित हुआ है 7वें संविधान संशोधन से। 7वें संविधान संशोधन से क्या हुआ था भाई ऐसा कि इसको निरसित कर दिया गया? इसमें हुआ यह था कि राज्यों का पुनर्गठन हुआ था 7वें संविधान संशोधन के बाद। उसमें भाषाई आधार पर कुछ राज्य नए बनाए गए थे, या फिर भाषाई आधार पर राज्य बनाए जा सकते थे, लेकिन प्राथमिकता किसको देनी थी? प्रशासनिक आधार को प्राथमिकता देनी थी। तो जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तो जो पहली अनुसूची के भाग क और ख थे, ठीक है, भाग ख के जो राज्य थे उनको हटा दिया गया। जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, उस समय पे क्या था? उस समय पे राज्यों का बंटवारा किया गया था, तो उसको हटा करके 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से इस भाग को निरसित कर दिया जाएगा, यानी हटा दिया जाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं भाग 8 पे। भाग 8 में क्या है? भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, या फिर हम जिसको क्या कहते हैं, केंद्र शासित, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र है। इसमें कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक इसमें दिया गया है। ठीक है, फिर भाग 9 पे आते हैं। भाग 9 में क्या है आपका? पंचायतों के गठन के बारे में बात की गई है, और ये अनुच्छेद 243 में ए से लेकर के ओ तक दिया गया है। अनुच्छेद 243 ए से लेकर के 243 ए से में पंचायतों का
जिक्र किया गया है। ठीक है, फिर भाग 9A, इसको हम 9 क भी कह सकते हैं, उसमें नगर पालिकाओं का जिक्र किया गया है। नगर पालिकाओं के जिक्र में क्या है भाई, अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 तक है। फिर भाग 9B, ये आपकी सहकारी समितियां हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं भाग 9A और 9B, ये अलग अलग समय पे जोड़ी गई हैं। जैसे ये किससे जोड़ा गया है, 74वें संविधान संशोधन से, 74वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, तो यहां तक भाग 9 हो गया आपका। बात तो सहकारी समितियां कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई, ये कब आई है, ये 2011 में आई है। अब आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि इसमें कौन सा संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 9B को जोड़ा गया है। ठीक है, फिर भाग 10 आता है आपका। भाग 10 में क्या है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र कि शेड्यूल एरियाज कौन कौन से होंगे, शेड्यूल ट्राइब्स कौन कौन से होंगे, इसके बारे में आप लोग को चर्चा करनी है। इसके बारे में जो विशेष उपबंध दिए गए हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां दी गई हैं, वो सारी चीजें का 10 में। और अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 244 और 244A। फिर भाग 11 आता है आपका। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच का संबंध बताया गया है। संघ और राज्यों के बीच का संबंध, जिसको हम केंद्र राज्य संबंध के माध्यम से जानते हैं। ठीक है, इसको सेंटर स्टेट रिलेशंस भी बोला जाता है। तो ये कहां से कहां तक है आपका, इसमें 245 से लेकर 263 तक है। इसको भी 2 अध्यायों में बांटा गया है। जो चैप्टर 1 है वो आपकी विधायी संबंध की बात करता है, जो 245 से लेकर 255 अनुच्छेद तक जाता है। और जो चैप्टर 2 है वो प्रशासनिक संबंध के बारे में चर्चा करेगा, और ये आपका 256 से 263 तक दिया गया है। ठीक है, तो ये भाग 11 हो गया आपका। फिर हम देखते हैं भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद की स्थिति में किसको क्या शक्तियां दी गई हैं, उसके बारे में चर्चा की गई है। तो इसको भी अलग अलग चैप्टर्स के माध्यम से दिया गया है, और ये आपका 264 लेकर के है, पहले 300 तक ही था। 44वें संविधान संशोधन में एक और अनुच्छेद जोड़ा गया, उसका नाम क्या है, वो है 300A। और अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये कौन सा था, संपत्ति का अधिकार इसमें जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, संपत्ति का अधिकार इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो इसमें जो पहला चैप्टर है, जो आपका 264 से लेकर के 291 तक है, वो क्या है आपका, वित्त की बात करता है। यानी कि फाइनेंशियल क्या क्या बंटवारा होगा, जो हम कर देते हैं उन करों का कैसे बंटवारा होगा, केंद्र के पास कितना होगा, राज्य के पास कितना होगा, इसके लिए वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। वित्त आयोग किसमें दिया गया है, वित्त आयोग आपका ये डिसाइड करता है कि कितना हिस्सा राज्यों के पास होगा, कितना हिस्सा केंद्र के पास होगा। एट प्रेजेंट आप लोग बताएं कि कितना राज्यों को दिया जाता है कर इकट्ठा जो होता है, आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2 क्या है, ऋण यानी बोरोइंग्स, क्या क्या चीजें ली गई हैं। ठीक है, उधारी कितनी है सरकार की, उसके बारे में चर्चा की गई, उसका पेमेंट कैसे होगा, संचित निधि से होगा या किससे होगा, तो वो आप लोग बताएंगे। और ये आपका 292 और 293 जो अनुच्छेद दिए गए हैं, इन 2 अनुच्छेदों के माध्यम से इसकी चर्चा की गई है। फिर संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये किसमें है आपका, ये आपका 294 से लेकर के 300 तक है। और लास्ट में आपका संपत्ति का अधिकार है, जो कहां से उठा करके लाया गया, मौलिक अधिकारों से ला करके में, यानी कि भाग 3 से उठा करके भाग 12 में डाल दिया गया। इसके लिए एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, वो कौन सा है आपका, 300A। तो ये भाग 12 की बातें क्लियर हैं। अब हम देख लेते हैं भाग 13। भाग 13 में
भारत के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम, यानी कि आप व्यापार कर सकते हैं, व्यापार से आप क्या प्राप्त करेंगे, लाभांश प्राप्त करेंगे। फिर वाणिज्य, कॉमर्स आप किस तरह से करेंगे, और समागम, इंटरकोर्स, यानी कि एक जगह से दूसरे स्थान पर अपने व्यापार को लेकर के आप जा सकते हैं या व्यापार के संबंध में जा सकते हैं। तो इसका जो विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है वो कहां से, अनुच्छेद 301 से 307 के बीच में किया गया है। फिर भाग 14 देखते हैं हम। भाग 14 के अंदर क्या आती हैं, भाग 14 के अंदर केंद्र और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। जैसे क्या, कौन कौन सी सेवाएं हैं, यूपीएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएससीज, दो राज्यों की मिला करके जो ज्वाइंट लोक सेवा आयोग होता है, संयुक्त लोक सेवा आयोग, तो उनका विवरण 308 से लेकर के इसके अंदर आपकी क्या आती हैं, अखिल भारतीय सेवाएं आती हैं। अखिल भारतीय सेवाएं क्या आती हैं, सृजन का अधिकार किसके पास है, यानी अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन लोकसभा कर सकती है या राज्यसभा कर सकती है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, भाग 14 में ही एक और भाग जोड़ा जाता है, भाग 14 क, भाग 14 क, और उसमें क्या है, अधिकरण, यानी कि ट्रिब्यूनल्स, किसी भी विवाद के तुरंत निपटारे के लिए कुछ ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। जैसे आपने सुना होगा रिवर ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, यदि नदी जल का कोई विवाद होता है राज्यों के बीच में, उसके लिए रिवर ट्रिब्यूनल्स हैं। तो इसी तरह से कुछ अधिकरण क्षेत्र हैं जिसका आपको विवरण किसमें मिलता है, अनुच्छेद 323 ए और 323 बी में। फिर हम देखते हैं भाग 15। भाग 15 में आपकी निर्वाचन की व्यवस्था है, यानी कि चुनाव किस प्रकार होंगे, निर्वाचन, चुनाव प्रक्रिया, किस प्रकार चुनाव होंगे, इसके बारे में चर्चा की गई है इसमें, और ये अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 के बीच में है। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात करता है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, जैसे कि एससी एसटी के लिए कुछ उपबंध हैं, ओबीसी के लिए कुछ उपबंध हैं, यानी जिसको हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं। तो इसके बारे में जो कुछ उपबंध दिए गए हैं वो कहां से कहां तक है आपके, अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक। फिर भाग 17 में आपकी राजभाषा के बारे में बात करता है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या क्या हो सकती हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कितने ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं अभी एट प्रेजेंट भारत में, कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। फिर भाग 18 की बात होती है, भाग 18 में क्या है, आपातकालीन संबंधित उपबंध है, यानी कि इमरजेंसी अगर लगती है, चाहे वो राष्ट्रीय इमरजेंसी हो या फिर वो आपकी राष्ट्रपति शासन की इमरजेंसी हो जिसको हम 356 के अंतर्गत देखते हैं, या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, वित्तीय आपातकाल, तो वो उसकी चर्चा 352 से लेकर के 360 तक की गई है। ये आपका भाग 18 के अंतर्गत आता है। फिर हम देखते हैं भाग 19, जिसमें प्रकीर्ण, मिसलेनियस, या फिर हम इसको कह लें कि विविध जो अन्य चीजें हैं उसका विवरण 361 से लेकर के 367 तक दिया। फिर भाग 20 में संविधान संशोधन के नियम दिए गए हैं, और इसमें एक ही अनुच्छेद है 368 कि संविधान का संशोधन किस प्रकार से किया जा सकता है। भाग 21 में आपका अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है, यानी अस्थायी उपबंध है जो कुछ टाइम के लिए हैं, और जैसे जैसे चेंजेस आएंगे ये हटते जाएंगे। उनका जिक्र किसमें किया गया है, 369 से लेकर 392 तक। और आखिरी भाग आपका भाग 22, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निःसरण, इसका जिक्र 393 से लेके 395 तक किया गया है। तो यहां तो आपको भाग 22 तक ही हमने बताया, और हमने बोल दिया कि आखिरी है। परंतु क्या है कि बीच बीच में हमने जब देखा था तो 9 में, यानी भाग 9 में क और ख जोड़ा गया तो दो वहां पे जोड़ दिए गए, भाग 4 में क जोड़ा गया तो तीसरा वो हो गया। तो इस प्रकार से
बीच में कुछ चीजें जोड़ी गई हैं, तो वो एक कुल मिलाकर के कितने भाग में बढ़ जाता है, ये 25 भागों में बढ़ जाता है। तो उसको याद करने के लिए हमारे पास ट्रिक है। आप ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो ट्रिक है, वो ट्रिक ये है कि सनम नीति का करके पानी सा, सव्वे सान वीरा आपस में हंस रहे थे। इस ट्रिक के माध्यम से आप संविधान के संपूर्ण 25 के 25 भाग को आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये जो ट्रिक है, इसको आपको समझा देते हैं कि इसमें कौन सा पार्ट का क्या मतलब है। यानी ये जो शब्द दिए गए हैं, तनम नीति का सर के पानी सा, सव्वे सान वीरा आपस में हंस रहे थे, इसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें ये जो स है, ये स क्या है? ये स कहता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र हो गया इससे। तो ये आपका क्या हो गया? भाग एक हो गया। फिर ये न है, ये न क्या कहता है? न कहता है नागरिकता। नागरिकता ये कौन सा भाग हो गया? ये दूसरा भाग हो गया। फिर ये म क्या कहता है? ये म कहता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों का चर्चा करेगा ये, जो अभी हमने देखा। ठीक, और ये कौन सा भाग हो गया? ये तीसरा भाग हो गया। फिर हम देखते हैं नीति। नीति क्या बात करता है? नीति है आपका नीति निर्देशक तत्व। किसके नीति निर्देशक तत्व भाई? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये कौन सा भाग है? ये चौथा भाग है। फिर ये जो का है, ये आपकी किसकी बात करता है? ये का है आपकी बात करेगा कर्तव्य की। कर्तव्य की, कौन से कर्तव्य? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य आपका कौन सा भाग है? चार क। चार क में आता है। तो इस तरह से हमने देख लिया पहला भाग। सनम में आपके तीन भाग हो गए। कौन कौन से? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार। फिर नीति आपका चौथा भाग है, नीति निर्देशक तत्व। और का आपका चार क, यानी कि, और इस चार क को किससे जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्यों की बात करेगा। फिर ये जो सरके है, इसमें जो स है वो किसकी बात करेगा? वो संघ की बात करेगा। और ये कौन सा भाग है? ये पांचवा भाग है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। हमने थोड़ी देर पहले जब देखा था भाग 5, उसमें 5 अध्याय थे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, वो किसमें आते हैं? वो कार्यपालिका में आते हैं। तो ये संघ की अध्याय 1 की बात हो गई। और संघ किस में आ गया? आपका 5वें भाग में आ गया। फिर ये र क्या है? र आपका राज्य है, यानी कि राज्य में किस प्रकार से विधानमंडल होगी, राज्य के कार्यपालिका में कौन कौन होगा, उच्च न्यायालय, राज्यों के अधीनस्थ न्यायालय, और राज्यपाल की विधायी शक्तियां। तो ये कौन सा भाग हो गया भाई? ये छठा भाग हो गया। फिर ये जो के है, ये आपका क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है। ये केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश। और ये कौन सा भाग है? ये है आठवां भाग। अच्छा, हे के बाद सीधा आठवां आ गया। तो सातवां जो भाग है, सातवां भाग क्या है? वो निरसित है, निरसित। ठीक है, इसलिए हमने उसको नहीं लिया है। तो सातवां भाग निरसित था। ये हमने अभी आपको जब पूरा संविधान के सभी भाग विस्तार से पढ़ाए थे, तो उसमें आपको यह बताया था सातवां भाग 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से निरसित कर दिया गया था। उसमें क्या हुआ था? राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। तो जो ख हिस्से वाले भाग थे, उनको हटा दिया गया था। फिर ये पानी में जो पा है, वो क्या बता रहा है? पा बता रहा है आपको पंचायत। पंचायत। और ये कौन सा भाग है? ये 9वां भाग है। और नी क्या बता रहा है? नी बता रहा है नगर पालिका। नगर पालिका। और ये क्या है आपका? नगर पालिका 9 का क है। फिर ये सा में जो स है, यानी एस जो है, वो क्या बता रहा है? जो सा में स है, वो बता रहा है आपका सहकारी समितियां। सहकारी समितियां, सहकारी समितियां। और ये क्या है आपका? ये 9 का क्या है? ह, जिसको हम 9B के नाम से भी जानते हैं। फिर ये अ जो है, ये क्या है? ये है अनुसूचित, अनुसूचित
अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्रों की चर्चा है। और ये कौन सा भाग है? ये आपका 10वां भाग है। ठीक है, सभी लोगों को यहां तक क्लियर है? जो हमारी दूसरी लाइन है, यानी पहली लाइन में हमारे कितने भाग हो गए? अगर हम नंबर वाइज देखेंगे तो 10 भाग, और टोटल संख्या देखेंगे तो कितने भाग हो गए? टोटल संख्या देखेंगे तो इसमें 12 भाग आ जाएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा क, पांचवा, छठा, आठवां, नौवां, नौवां क, नौवां ख और 10वां। फिर ये जो आपकी दूसरी लाइन है जिसमें कह रहा है सबवे सान वीरा आपस में हंस रहे हैं, तो सबवे में आपका जो स है वो क्या बता रहा है? सबवे में जो आपका स है वो बता रहा है संघ और राज्य संबंध। संघ राज्य संबंध, जिसको हम सेंटर स्टेट रिलेशन भी बोलते हैं, संघ राज्य संबंध के बारे में ये चर्चा कर रहा है। और ये कौन सा भाग हो गया? ये 11वां भाग हो गया। फिर ये ब, इसको आप व कर लें तो ज्यादा बेटर है। तो ये क्या है आपका? ये वित्त, वित्त की चर्चा कर रहा है, और ये आपका 12वां भाग है। फिर वे, ये क्या है आपका? ये व्यापार और वाणिज्य है, व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य समागम, व्यापार वाणिज्य समागम, ये कौन सा भाग है? ये आपका 13वां भाग है। ठीक, फिर ये सान में आपका जो पहला स है ये किसके बारे में बता रहा है? ये सेवाओं की चर्चा कर रहा है। कौन सी सेवाएं? लोक सेवा आयोग जो सेवाएं देती हैं, यूपीएससी हो गया, स्टेट पीएससी है, संयुक्त है। तो ये आपका कौन सा भाग हो गया? ये आपका 14वां भाग हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद से ए आता है। ये क्या है आपका? ये अधिकरण है, यानी ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स ये कौन सा भाग है? ये आपका 14 का क भाग है। ठीक है, 14 का क भाग है। फिर ये जो न है ये आपकी क्या चर्चा कर रहा है? ये 15वां भाग हो गया हमारा, और ये बताता है निर्वाचन। निर्वाचन यानी कि चुनाव किस प्रकार से होंगे। फिर हम देखते हैं कि ये जो वी है ये क्या बताएगा? जो वी है, वीरा का जो वी है वो बताता है आपका विशेष उपबंध, विशेष उपबंध, विशेष उपबंध, विशेष उपबंध। और ये कौन सा भाग हो गया? ये आपका 16वां भाग हो गया। और रा क्या है आपका? रा आपका बताता है राजभाषा के बारे में, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी होंगी? 22 राजभाषाएं हैं, 22 राजभाषाएं हैं। और ये आपका कौन सा भाग हो गया? ये आपका 17वां भाग हो गया। फिर हम देखते हैं ये जो आ है आपस का, वो क्या बता रहा है? वो आपातकालीन उपबंध बता रहा है। आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध है। आपातकालीन उपबंध कौन से भाग में है? ये है आपके 18वें भाग में। ठीक, फिर हम देखते हैं जो ये प है वो क्या बता रहा है? जो प है वो बताता है आपका प्रकीर्ण के बारे में। प्रकीर्ण, प्रकीर्ण क्या है भाई? प्रकीर्ण आपका मिसलेनियस है, और ये 19वां भाग है। फिर स से आपका क्या हो जाएगा? संशोधन हो जाएगा। किसमें संशोधन भाई? संविधान में संशोधन। और ये कौन सा भाग हो गया? ये 20वां भाग हो गया। फिर ये मे से कुछ नहीं है, ह से कुछ नहीं है। और ये जो अ है वो क्या बता रहा है? जो अ है वो बता रहा है आपका अस्थायी प्रावधान, अस्थायी प्रावधान, अस्थायी प्रावधानों के बारे में बता रहा है ये। ठीक है, और ये कौन सा भाग हो गया? ये 21वां भाग हो गया। और स ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है आपकी संक्षिप्तियां, संक्षिप्तियां। ठीक है, और ये आपका 22वां भाग हो गया जो हमारा आखिरी भाग है। तो इस प्रकार से हम चाहें तो आसानी से के माध्यम से संविधान के 22 भागों को बड़े ही आसानी से याद कर सकते हैं। संगम नीति का सर के पानी सा, सब वे सान वीरा आपस में हंस रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक सभी को समझ आ गया? उम्मीद करता हूं आप लोगों को आसानी से समझ आ गया होगा, और आपके एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न जरूर आएंगे इससे, चाहे वो आपके डायरेक्ट फॉर्म में आ जाए यानी सीधा ही पूछ ले, या फिर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि आप मिलान करिए, जिसमें 4 या 5 दे देंगे, 4 दे देंगे आपको और आपको मिलान करना होगा, या फिर स्टेटमेंट के माध्यम से भी आ सकता है।
तो इस तरीके से आप आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि संविधान के 25 के 25 भागों को आसानी से याद किया जा सकता है और आप कभी भूलेंगे नहीं। धन्यवाद।